चैप्टर्स 617, 618, 619, 620। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 617, भारी किस्मत की वजह। धाम धाम धाम। 3-10 मीटर लंबे ट्रीमे ने अपने हथौड़े जैसे मुंह के उठाए और बार बार यूएस रोशनी की दीवार पर हमला करने लगे। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक दर्द से चिल्ला उठी। उसके विशाल पंख सोने से सील हो चुके थे, सिर्फ लैंड स्पिरिट का सर ही बाहर दिख रहा था। मेरे मालिक, मैं अब और नहीं टिक सकती। लैंड स्पिरिट ने ठंडी सांस ली, उसकी लंबी पलकें हल्की सी कांप रही थीं। रोशनी की दीवार कमजोर पड़ती जा रही थी और ट्रीमे के लगातार हमलों के नीचे वो टूटने की कगार पर थी। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि फैंग युआन पास आ रहा था। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की हालत पहले से ही खराब थी और लैंड स्पिरिट, फ्रॉस्ट जेड पीकॉक, सील हो चुकी थी। अस दीवार की बची कुची ताकत फैंग युआन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो उस किसी भी पाल तोड़ सकता था। जानलेवा खतरा सार पर आ चुका था, लेकिन मा होंगयू और चाओ लियानयू को अभी तक इसकी कोई खबर नहीं थी। भले ही वो फैंग युआन को महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मौत की घनी औरा उनका दम घोंट रही थी। चाओ लियानयून चुप थी और कुछ नहीं बोल रही थी। वो मा होंगयू की बाहों में छिप गई और उसने अपनी ऊँग बैंड कर ली। आखिरकार वो एक आम लड़की ही तो थी। मा होंगयून लगातार धीमी आवाज में उस दिलासा दे रहा था, भले ही उस खुद कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। खेल खत्म। फैंग युआन बिजली की तरह आगे बढ़ा, टहनियों और डालियों पर पैर रखता हुआ वो ट्रीमे के घेरे के सबसे अंदर वाले हिस्से में घुस गया। लेकिन जैसे ही वो आखिरी वार करने वाला था, जब वो आगे बढ़ रहा था, मो याओ उसके दिमाग में चिल्लाई, ये औरा, रुको, जल्दी रुको। क्या हुआ? फैंग युआन की रफ्तार रुक गई। वो एक पेड़ की ऊंची जगह पर रुका और उसने शक से पूछा। जब से मो याओ की विल उसके दिमाग में आई थी, उसने उसके इतने तेज जज्बात पहले कभी महसूस नहीं किए थे। उसी पल मो याओ फैंग युआन के दिमाग में जाहिर हुई। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, उसका पतला शरीर कांप रहा था और वो बड़बड़ा रही थी, ये औरा, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल कोई गलती नहीं हो सकती। यह तो फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू की औरा है। फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू? फैंग युआन का दिल उछाल पड़ा और उस फौरन सब याद आ गया। मो याओ ने अपनी जिंदगी में 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर गहरी रिसर्च की थी। अपने प्रेमी बोकिंग के लिए उसने एक बड़ा रिस्क उठाकर ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में एंट्री ली थी। उसका असली मकसद लकपात की सबसे बड़ी ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करना था। वो उसके अंदर से फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू चुराना चाहती थी। लेकिन आखिर में वो सिर्फ कुछ हद तक ही कामयाब हो पाई। जब उसने काफी मेहनत की और अपनी पूरी ताकत लगा दी, तब जाकर वो लकपात ट्रू इनहेरिटेंस में एक दरार पैदा कर पाई। मगर फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू उस दरार में से उड़कर हवा में गायब हो गया। लेकिन मो याओ खाली हाथ नहीं लौटी। यूज लकपात इनहेरिटेंस की कुछ डिटेल्स मिल गई थी। अपने रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर फाउंडेशन के साथ मिलाकर उसने आखिरकार कैलेमिटी बेकनिंग गू को रिफाइन कर लिया। लेकिन कैलेमिटी बेकनिंग गू फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू से काफी कमजोर था। मो याओ ने इसका इस्तेमाल बोकिंग की ट्रिब्यूलेशन में मदद करने के लिए किया और आखिर में दोनों ही मारे गए। आखिरकार फैंग युआन ने मो याओ की इनहेरिटेंस ढूंढ ली और कैलेमिटी बेकनिंग गू को दोबारा रिफाइन किया। मो याओ की रिक्वेस्ट मानकर उसने रैंक 7 गू हाउस वाटर पवेलियन को स्पिरिट एफिनिटी हाउस को लौटाने का वादा किया। फ्लैट मो याओ को फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू की ऑरा महसूस हो रही थी। ये वो जरूरी इमॉर्टल गू था जिसे पाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और बेहिसाब मेहनत की थी, लेकिन फिर भी नाकाम रही। ये समझना मुश्किल नहीं था कि वो इतनी बेचैन और इमोशनल क्यों हो गई थी। फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू की ऑरा इस लड़के पर है। मैं विश्वास नहीं कर सकती। मो याओ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और सक्लूडेड डोमेन में मरते मरते बची, लेकिन आखिर में फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू भाग गया और इस मामूली से लड़के को वो इत्तेफाक से मिल गया। ही, क्या यही जिंदगी है? मो याओ ने अपना सर उठाया और ठंडी सांस ली। वो हंस भी रही थी और रो भी, उसकी आवाज में बेहद मायूसी थी। फैंग युआन ने अपनी ऊँख सिकोड़ी, उसकी ऊँख में ठंडी रोशनी चमक रही थी। उसने अपने मन में पूछा, इसका मतलब फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू अभी मा होंगयू के पास है? क्या तुम ये कंफर्म कर सकती हो? बिल्कुल, मेन फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू की ऑरा कभी नहीं भूल सकती। मो याओ ने बिना झिझके जवाब दिया। वो आगे बोली, फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू एक रैंक 8 का वन टाइम यूज वाला गू है। इसका कोई आकर नहीं है और ये हवा की तरह है। असल में ये किस्मत का एक गोला है। इसे आम तरीकों से पकड़ना बहुत मुश्किल है। उस वक्त मेरा असली शरीर इसे पकड़ नहीं पाया था, इसीलिए वो सीन से उड़कर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। यहां तक कि ट्रू यांग बिल्डिंग भी उस नहीं रोक पाए।
ये जरूर नॉर्दर्न प्लेन्स में भाग गया होगा और भटकते भटकते आखिरकार इस लड़के पर आ बैठा। तो ये एक वन टाइम यूज वाला गू है। फैंग युआन को सख्त मायूसी हुई। फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की लकपात इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा खजाना था। उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। फैंग युआन को ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में कोई फायदा नहीं मिला था, लेकिन अगर वो मा होंग्यो से फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू छीन सकता तो ये सबसे बेस्ट होता। लेकिन बदकिस्मती से फॉर्चून राइवलिंग हेवन गायब होने से पहले सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। फैंग युआन, तुम्हें सावधान रहना होगा। फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू बहुत खास है। इस वक्त जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को लगातार अनोखे मौके मिलते द, बार बार वो आफतों को मौकों में बदल देते द। उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती थी और वो इस गू पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। मा होंग्यो पर फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू का असर है। वो किस्मत का असली बेटा है। उसकी लक पांचों रीजन्स में नंबर 1 कही जा सकती है। जो किस्मत जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास यूएस वक्त थी, बहुत मुमकिन है कि वो उसमें दोबारा दिखे। भले हाई लक का कोई रूप नहीं होता और वो दिखती नहीं, लेकिन ये ताकत का ही एक हिस्सा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मो याओ ने जल्दी से परेशानी में कहा, मुझे पता है क्या करना है। फैंग युआन ने अपने मारने के इरादे को काबू में रखा। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वो पेड़ की डाली पर रुक गया। उसने अचानक हमला नहीं किया। उसने ऊपर से नीचे मा होंग्यो और बाकियों को देखा और अपने नीचे के ट्रीमे को हमला करने दिया। असल में दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन फ्रॉस्ट जेड पीकॉक तक ने उस नहीं देखा। इससे पता चलता है कि लैंड स्पिरिट इस वक्त कितनी कमजोर थी। एक नज़र में साफ था कि दोनों तरफ की ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। ऐसा लग रहा था जैसे जीत सामने ही है और मा होंग्यो को मारना बेहद आसान है। लेकिन फैंग युआन ऐसा नहीं सोचता था। वो एक बार गू इमॉर्टल रह चुका था। उसकी नज़र मॉर्टल से कहीं आगे की थी। वो समझता था ये जितने भी पाथ्स हैं, विजडम पाथ, रिफाइनमेंट पाथ, मेटल पाथ, टाइम पाथ और दूसरे, ये देखने में जटिल गू वॉर्म्स की सीरीज का कॉम्बिनेशन लगते हैं, लेकिन असल में ये धरती और आसमान और इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में इंसान की समझ को डिकोड करना है। लक पाथ भी वैसा ही था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के एग्जाम्पल से यह साफ दिखता था कि लक पाथ दूसरे पाथ्स के मुकाबले किसी न किसी तरह से धरती और आसमान के रहस्यों को और गहराई से समझा सकता था। फैंग युआन ने मा होंग्यो को कभी कम नहीं समझा था। वो उससे हमेशा चौकन्ना रहता था, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी की यादें उस ये समझा चुकी थी कि मा होंग्यून फ्यूचर में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अपनी पिछली जिंदगी में मा होंग्यून नॉर्दर्न प्लेन्स का स्तंभ बन गया था, वो लीडर जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स के हमले को रोक रहा था। जब फैंग युआन गू इमॉर्टल्स की बौछार से मारा गया था, तब तक वो बढ़ और डेवलप हो रहा था। फैंग युआन को मा होंग्यो की ग्रोथ के बारे में पता था और अब आखिरकार वो मा होंग्यो की आसमान हिला देने वाली किस्मत की वजह समझ गया था। वो थी जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की लक पाथ में सबसे बड़ी कामयाबी, फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू। और इस सब की वजह मो याओ थी जो उसके दिमाग में बसी हुई थी। किस्मत का कोई जिस्मानी रूप नहीं था और उस छुआ नहीं जा सकता था, लेकिन फैंग युआन इस रहस्यमयी ताकत की काबिलियत जानता था। तभी तो जायंट सुन की विल ने जानबूझकर ही लू लन और मा होंग्यो को लैंड स्पिरिट का मालिक बनने के लिए चुना। हे लू लन उसके खून के वंशजों में सबसे ताकतवर है, जबकि मा होंग्यो के पास फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू था। फैंग युआन को लगा कि यह सिचुएशन काफी परेशानी वाली है। भले हाई मा होंग्यो एक छोटा सा रैंक 3 गू मास्टर था, लेकिन उसके पास रैंक 8 इमॉर्टल गू की ताकत उसकी रक्षा कर रही थी। एक रैंक 8 इमॉर्टल गू सिर्फ रैंक 9 से नीचे, जैसे कि कहानियों के विजडम गू और स्ट्रेंथ गू। इसकी ताकत अजीब और अक्ल से परे थी। जो भी इसे कम समझेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फैंग युआन सिर्फ एक मोर्टल था। इस वक्त ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में वो रैंक 7 ह्यूमन चीगू के पास भी नहीं जा पाया था। रैंक 8 फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू की तो बात ही छोड़ दो। मा होंग्यो देखने में बेजरार लगता था, लेकिन अपने सारे अनुभवों में उस असली नुकसान कब हुआ था? हर बार उस मुश्किलों से फायदा ही हुआ और उस लगातार अनोखे मौके मिलते रहे, और जिसने भी उस नुकसान पहुंचाने या मारने की कोशिश की, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। भले ही हर बार उसने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बाहरी ताकत या हादसा हो जाता, साथ ही छोटे छोटे इत्तेफाकों की एक सीरीज बन जाती और ये सब मिलकर एक हैरान कर देने वाली ताकत बन जाते थे। फैंग युआन ने अचानक जायंट सुन की विल के बारे में सोचा। पहले जायंट सुन की विल चाओ लियानियो को खत्म करना चाहती थी, लेकिन मा होंग्यो ने अपनी जान देकर उस बचाया। ये ऐसा था जैसे जायंट सुन की विल मा होंग्यो की दुश्मन बन गई हो। जैसे हाई जायंट सुन की विल हमला करने वाली थी,
फैंग युआन आ गया। उसने ट्रू यांग बिल्डिंग को खींच लिया और आसमानी आफत को उस पर हमला करने पर मजबूर कर दिया। यानी जायंट सुन की विल भी शिकार बन गई। हाँ, फैंग युआन ने इससे एक अलग नजर से देखा और वो चौंक गया। मेरे पास ग्लास ओनर टोकन है, मैं पूरे 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर की सिचुएशन चेक कर सकता हूं। मैंने पहले हमला क्यों नहीं किया? असल में ये पूरी तरह अनजाने में हुआ, या शायद मैंने सुना था कि चाओलियान ये एक अदरवर्ल्डली डेमन है और मैं उस बचाना चाहता था। मैं क्यूरियस था और इस बारे में जांच करना चाहता था। फैंग युआन ने उस सीन को याद किया। जायंट सुन की विल को ट्रू यांग बिल्डिंग से निकाल दिया गया, उस इसका जिम्मेदार कहा जा सकता है। लेकिन टाइमिंग कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक वाली थी। इसने मा होंगयू और चाओलियान को मौत से बचने का मौका दे दिया। अगर मैं अचानक मा होंगयू पर हमला कर दूं, तो क्या मेरा हाल भी जायंट सुन की विल जैसा होगा? क्या कोई बाहरी ताकत बीच में आ जाएगी या कोई हादसा हो जाएगा? फैंग युआन ने अपना ग्लास ओनर टोकन पकड़ा, अपने प्लान्स पर दोबारा गौर करते हुए। रुको, फैंग युआन ने फिर से सोचा, इस मामले में मैंने जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ मो याओ का कहना है। ये विश्वास के लायक लगता है, लेकिन क्या हो अगर उसने किसी खास वजह से मुझसे झूठ बोला हो? फैंग युआन ने अचानक ये सोचा। इसलिए उसने मो याओ से अपने मन में पूछा, अजीब है, पहले जब मैंने लक इंस्पेक्शन गू का इस्तेमाल किया था तो मैंने सेक्रेट पैलेस में सबकी किस्मत देखी थी। अगर मा होंगयू के पास फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू था तो मुझे वो दिखा क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ ये देख पाया था कि सबसे ज्यादा लक वाले दो लोग ही लू लन और ताई बाईयुंग शेंग थे। ऐसा लगा जैसे मो याओ को इस सवाल का अंदाजा पहले से ही था। उसने फौरन जवाब दिया, इसमें अजीब क्या है? फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू एक रैंक 8 इमॉर्टल गू है, तुम्हारा लक इंस्पेक्शन गू तो सिर्फ एक रैंक 5 मॉर्टल गू है, एक इन्वेस्टिगेटिव गू जो एक गू मास्टर को किस्मत देखने देता है, भले हाई वो भी रूप हो। एक रैंक 5 इन्वेस्टिगेटिव गू रैंक 8 इमॉर्टल गू से बनी किस्मत को कैसे खोज सकता है? अगर मैं यूज देख नहीं सकता तो मैं कैसे सुरे हो सकता हूं कि मा होंगयू पर फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू का असर है? फैंग युआन ने हार नहीं मानी, वो पूछता रहा, ओ फैंग युआन, तुम बहुत ज्यादा शक करते हो। मो याओ ने आ भरी और फौरन जवाब दिया, यह पक्का करने का एक तरीका है। वो ये है कि इन्वेस्टिगेटिव गू का इस्तेमाल करके अपनी खुद की किस्मत चेक करो। हर बार जब तुम किस्मत के इस बेटे के खिलाफ कुछ करोगे तो किस्मत के आपस के असर की वजह से तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी, या शायद और भी बदतर। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम इस तरह चेक कर सकते हो। वक्त कम था, फैंग युआन ने फौरन लक इंस्पेक्शन गू का इस्तेमाल किया। उसकी नजर अचानक बदल गई। मा होंगयू और चाओलियान यू की किस्मत काफी छोटी थी, वो आम लोगों जैसी ही थी। वहीं दूसरी तरफ एक विशाल काली किस्मत थी, लगभग 300 मीटर ऊंची, इतनी ऊंची कि आसमान और धरती को छेड़ दे। चैप्टर 618 ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक। ये काली किस्मत की ऑरा इतनी गहरी थी कि वो बेहद दबाव डालने वाली लग रही थी। ताबूत के आकार की ऑरा ने फैंग युआन को बुरी तरह से धक रखा था। ना जाने कब से फैंग युआन के ऊपर की काली ऑरा बहुत बड़ी और गहरी हो चुकी थी। दूर ताई बाईयुन शेंग और ही लू लैन एक घमासान लड़ाई में लगे हुए थे। दोनों की किस्मत की ऑरा एकदम साफ थी। हे लूलन के ऊपर अभी भी नीली किस्मत की ऑरा थी जो एक ऊंचे पेड़ की तरह आखिरी दम तक टिके रहने का एहसास दे रही थी। वहीं ताई बाईयुन शेंग की किस्मत पहले से छोटी हो गई थी, असली साइज का छठवां हिस्सा भी नहीं। वो अब चमकदार जलता हुआ लाल बादल नहीं था, बल्कि शाम के घने कोहरे जैसा था जो लगभग एक काले बादल जैसा दिख रहा था। फैंग युआन ने अपनी नजर वापस अपने ऊपर की ओर मो याओ के कहे अनुसार टेस्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल जैसा मो याओ ने कहा था, जब भी वो मा होंगयू पर हमला करने का सोचता, उसके ऊपर की काली ताबूत वाली किस्मत थोड़ी सी बढ़ जाती और उसका काला रंग और भी उदास लगने लगता। फैंग युआन, तुम्हें इस मुसीबत भरी जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। तुम्हारे ऊपर जो काली ताबूत वाली किस्मत है वो अब बहुत गहरी और डरावनी है। तुम्हारी जान पर बड़ा खतरा है। किस्मत को सिर्फ इसलिए कम मत समझो कि वो दिखती नहीं, बस जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की बेमिसाल ताकत के बारे में सोचो। तुम अभी बहुत बड़े खतरे में हो। काली ताबूत वाली किस्मत ने अभी तक अपना जादू नहीं दिखाया है, लेकिन कर्म आखिर में तुम्हें लगेगा ही, बस अभी उसका सही वक्त नहीं आया है। मो याओ लगातार फैंग युआन को समझाती रही, लेकिन फैंग युआन ने ठंडी सांस भरी और एक पक्के इरादे से जवाब दिया, मुझसे पीछे हटने को कह रही हो? सिर्फ बुरी किस्मत से डरकर? ही, ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी उंगली छोटी की, उसके होठ थोड़े से मुड़ गए, जिससे उसके बर्फ जैसे सफेद दांत दिखने लगे जब उसने पेड़ की छोटी के कवे से नीचे देखा,
किस्मत चाहे कितनी भी खराब हो जाए, वो मुझ पर सीधा हमला नहीं कर सकती। उस मुझे मारने के लिए बाहरी चीजों का सहारा लेना होगा। अभी, इस जगह पर, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे कौन रोक सकता है। फैंग युआन के दिल में मारने का इरादा उबलने लगा। वो किस्मत के पद की ताकत में विश्वास रखता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो खुद पर विश्वास रखता था। यूज माहोंग्यो को मारना ही था। उस कोशिश करनी ही थी। अगर फैंग युआन सिर्फ किस्मत की वजह से डर जाता, तो क्या ये उसके स्टाइल से मैच करता? आम लोग अंजाम भुगतने के बाद अफसोस करते हैं, लेकिन वो फैंग युआन था, उस कोई अफसोस नहीं होता। पागल हो गए हो क्या? वो एक रैंक 8 इमॉर्टल गू है। मो याओ, फैंग युआन के अंदर का घाना किलिंग इंटेंट महसूस करके चिल्लाई। ही, दुश्मन इतना हाई स्ट्रांग है, इसीलिए तो लड़ाई और भी मजेदार होगी, है ना? फैंग युआन उल्टा खुलकर हंसा। अभी, उसके चांग शन यिन जैसे छोटे बाल नहीं थे, बल्कि लंबे काले बाल जो हवा में आजादी से लहरा रहे थे, और उसके चेहरे पर एक पागलों वाली लापरवाही दिख रही थी। वो कमजोर को दबाने के खिलाफ कभी नहीं था, लेकिन उससे भी ज्यादा, उसमें ताकतवर से लड़ने की हिम्मत थी। शेर के बच्चे को पाने के लिए शेर की गुफा में घुसना ही पड़ता है ना? अगर उसने इस वक्त सब कुछ दांव पर नहीं लगाया, तो फिर कब लगाएगा? किस्मत तूफानी समुंदर से खेलती है, डरपोक कीड़े लहरों से बचकर धारा के साथ बह जाते हैं। एक बहादुर आदमी को ज्यादा समझदारी की जरूरत नहीं होती, उसका शरीर भले ही टूट जाए पर उस कोई अफसोस या दर्द नहीं होता। फैंग युआन ने बड़बड़ाया और अपने पागलपन वाले मूड को काबू किया, उसका चेहरा शांत हो गया। पागल, तुम पागल हो गए हो। मो याओ लगातार बड़बड़ाती रही। इस वक्त फैंग युआन का किलिंग इंटेंट अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसके ऊपर की काली ताबूत वाली किस्मत की ओर अभी फूल गई, और पाल भर में 3 गुना बड़ी हो गई। देखता हूं तुम्हें कौन बचता है। फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू, जरा तेरी ताकत तो देखो। फैंग युआन ने हमला करने की पोजीशन बनाई। बूम! एक धमाका हुआ। उससे पैदा हुई हवा की शानदार लहर एक तेज तूफान में बदल गई जो दूर से दबाव डाल रही थी। हे लू लैन लड़खड़ाते हुए खड़ा था, जबकि ताई बाईयून शेंग गड्ढे से उठा, उसके मुंह से ताजा खून बह रहा था। उसने हवा में तैर रहे ही लूलन को देखा, उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। तुम असल में? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, ही लूलन ने यूसपा फिर से हमला कर दिया। बूम! जमीन कांप उठी और हर तरफ धूल उड़ने लगी। 10 एक्सट्रीम फिजिक। फैंग युआन की एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गई जब उसने ताई बाईयून शेंग की जगह जवाब बड़बड़ाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ही लूलन के पास आखिरकार 10 एक्सट्रीम फिजिक होगा। और जैसा दिख रहा था, उसके 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। कुछ सांसों के बाद धूल में से एक परछाई उड़ती हुई बाहर निकली। वो ताई बाईयून शेंग था। उसके बाल बिखरे हुए चेहरे पर धूल लगी थी, उसकी छाती अंदर धंस चुकी थी, इतनी कि उसकी सफेद हड्डियां दिख रही थीं। खून एक झरने की तरह बह निकला, लेकिन जल्द ही एक हरी रोशनी ने उसके शरीर को ढक लिया और खून का बहना फौरन रुक गया। उसके शरीर के गहरे जख्म भी जल्दी से ठीक हो गए। फैंग युआन और ताई बाईयून शेंग ने इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में जानकारी एक्सचेंज की थी, और उस पता था कि ताई बाईयून शेंग के पास डू इमॉर्टल गू द लैंडस्केप एज बिफोर गू और मन एज बिफोर गू। लेकिन ताई बाईयून शेंग साफ तौर पर इमॉर्टल गू मैन एज बिफोर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि मामूली हीलिंग गू इस्तेमाल कर रहा था। इमॉर्टल गू मैन एज बिफोर को एक्टिवेट करने के लिए इमॉर्टल एसेंस की जरूरत होती थी, और इसके असर बहुत जबरदस्त थे, लेकिन इमॉर्टल एसेंस जमा करना आसान नहीं था। इसलिए जब तक आखिरी रास्ता ना बचे, गू इमॉर्टल्स आसानी से इमॉर्टल गू का इस्तेमाल नहीं करते थे। ताई बाईयून शेंग, तुम एक महान गू इमॉर्टल हो, लेकिन मुझ जैसे मोर्टल से डर रहे हो? एक दहाड़ ने आसमान और धरती हिला दी। हे लूलैन आसमान में उड़ा और ताई बाईयून शेंग का पीछा करने लगा। कितनी तेज 10 एक्सट्रीम ऑरा, भयानक। हे लूलन के पास सिर्फ 10 एक्सट्रीम फिजिक हाई नहीं है, बल्कि वो खुद को उदेने की कागार पर भी है। फैंग युआन ऐप काफी डिटेल्स समझ पा रहा था। उस वक्त किंग माओ पहाड़ पर फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग के नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक पर भरोसा करके रेल्म्स को पार किया था और एक मजबूत दुश्मन से लड़कर सिचुएशन पलट दी थी। बाइनिंग बिंग उस वक्त सिर्फ रैंक 3 का था। जैसे जैसे 10 एक्सट्रीम फिजिक की कल्टीवेशन बढ़ती है, उनके सेल्फ डेटोनेशन की ताकत कई गुना तेजी से बढ़ जाती है। रैंक 5 पीक स्टेज के ही लू लैन का सेल्फ डेटोनेशन बेमिसाल होगा, इतना खौफनाक कि गू इमॉर्टल्स को मारना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ताई बाईयून शेंग के चेहरे पर एक कड़वा सा भाव था, उसके अंदर लड़ने का जरा सा भी इरादा नहीं था। पहले ही लू लैन का 10 एक्सट्रीम फिजिक इमॉर्टल गू डार्क लिमिट से सील था,
उसकी ऑरा का एक कतरा भी बाहर नहीं निकल रहा था। एफ्लैट जब उसने सील तोड़ दी थी, उसकी शानदार ऑरा दिल में डर पैदा कर रही थी। वो अब एक बड़ा इंसान के आकार का बॉम्ब था, उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? अगर वो फट गया तो? ताई बाई यून शेंग अभी अभी गु इमॉर्टल बना था। अगर वो अपनी मौत के करीब पहुंच चुके हताश हे लूलन के हाथों मारा जाता, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं होती? मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूलन के पास असल में ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक होगा, जो 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक है, और वो इस हद तक ग्रो कर पाया। ताई बाई यून शेंग हैरान कर देने वाली स्पीड से भागा। वो उड़ने में मास्टर था और उसका क्लाउड पाथ गु भी बेहतर मूवमेंट गु में से एक था। हे लूलन पीछे से उसका शिकार कर रहा था, लेकिन बस लाचारी से देख सकता था जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। हे लूलन गुस्से में था। उसने अचानक एक मुक्का मारा। इस मुक्के में भयानक दम था। इसने सीधे साउंड बैरियर को तोड़ दिया और आसपास की हवा को फाड़ दिया। इस मुक्के के बाद एक फिस्ट की अचानक उड़ती हुई निकली, जिसने एक स्ट्रेंथ पाथ फैंटम का रूप ले लिया। फैंग युआन ने भी सदर्न बॉर्डर में कई बीस्ट स्ट्रेंथ फैंटम से हमला किया था, लेकिन ही लूलन ने जो फैंटम बुलाया था वो जानवर के आकार का नहीं, बल्कि इंसान के आकार का था। और ये ह्यूमन स्ट्रेंथ फैंटम ही लूलन की जीती जागती तस्वीर था। एक भालू जैसा मोटा शरीर, खंजर जैसे न्यूकीले, बर्फ से सफेद दांत, तरीकों एवं की एक जोड़ी जिसमें खतरनाक चमक थी। ये सच में एक दूसरा ही लूलन था। अगर मेन सदर्न बॉर्डर में इस्तेमाल किए गए अपने सारे बीस्ट स्ट्रेंथ फैंटम्स को मिला भी दूं, तब भी वो शायद इस ह्यूमन स्ट्रेंथ फैंटम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फैंग युआन की पलकें फड़की। उसके पास अनोखी परखने की काबिलियत थी और उसने फौरन देख लिया कि इस ह्यूमन स्ट्रेंथ फैंटम के पास कितनी ज्यादा बैटल स्ट्रेंथ है। यह स्पिरिचुअलिटी से भरा था। एक बार बुलाने पर यह अपनी मर्जी से दुश्मन का पीछा कर सकता था। यह रैंक 5 पीक स्टेज ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक की ताकत थी। बस खौफनाक। लेकिन यह ताकत कितनी पावरफुल थी, फैंग युआन इसका अंदाजा आसानी से नहीं लगा सकता था, जब तक वो खुद लड़ाई में जाकर इसका अनुभव न कर ले। लेकिन उस यकीन था कि यह भयानक बैटल स्ट्रेंथ पहले हाई इमॉर्टल रेल्म को पार कर चुकी थी। यह भी कहा जा सकता था कि ही लूलन इस वक्त गु इमॉर्टल रेल्म से आधा कदम दूर था। 10 एक्सट्रीम फिजिक शुरू से ही रिवाजों को तोड़ते आए हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो अपने हाई रेल्म के दुश्मनों को चकनाचूर कर सकती हैं। किंग माओ पहाड़ पर फैंग युआन ने एक मुश्किल से बचने के लिए 10 एक्सट्रीम फिजिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार 10 एक्सट्रीम फिजिक उसका दुश्मन था। अगर गु मास्टर्स गु इमॉर्टल बनने पर अपने शरीर के डिफेंस में एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हासिल नहीं करते, तो ताई बाई यून शेंग और भी बड़े खतरे में होता। एक गु इमॉर्टल का मॉर्टल्स के ऊपर सबसे बड़ा एडवांटेज उनका अनलिमिटेड प्राइमेवल एसेंस होता है। लेकिन ही लूलन का मेन कल्टिवेशन पाथ स्ट्रेंथ पाथ है, जो सभी पाथ्स में से प्राइमेवल एसेंस पर सबसे कम डिपेंड करता है और सबसे कम प्राइमेवल एसेंस खर्च करता है। इसलिए यह एडवांटेज लगभग ना के बराबर है। वहां ही लूलन का किलर मूव भी है। उसने बिल्कुल नए तरीके से सोचा और ऐसा होशो हवास वाला ह्यूमन स्ट्रेंथ फैंटम बनाया। थोड़े ही वक्त में उसने पहले ही 5 से 6 ह्यूमन स्ट्रेंथ फैंटम्स बना लिए हैं। ये फैंटम्स बिल्कुल भी मामूली नहीं हैं, यह स्पिरिचुअलिटी से भरे हैं। उन्होंने असल में ताई बाई यून शेंग को दोनों तरफ से घेर लिया और उसके भागने के रास्ते ब्लॉक कर दिए। ये सच में सोचा भी नहीं जा सकता। इंसानी आकार के फैंटम्स छोड़ना कोई हैरानी की बात नहीं थी। असली बात यह थी कि वो इतने इंटेलिजेंट इंसानी आकार के फैंटम्स बना सकता था। इसके अलावा इन सभी इंसानी आकार के फैंटम्स के पास हैरान कर देने वाली ताकत थी। उनकी ताकत और समझदारी की शक्ति ने फैंग युआन को भी चिंतित कर दिया था। तभी मैं सोचूं, मेरी पिछली जिंदगी में ही लूलन अचानक कैसे मर गया? तो इसकी वजह यह थी कि उसके पास 10 एक्सट्रीम फिजिक था। फैंग युआन को अचानक एहसास हुआ। भले ही उसका पुनर्जन्म हुआ था, इसका मतलब यह नहीं था कि वो सब कुछ जानता था। अभी इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने उसके प्लान्स पर पानी फेर दिया। डैम इट! फैंग युआन ने अनजाने में हाई ग्लास ओनर टोकन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके असली प्लान के मुताबिक वो जायंट सुन की विल की सोच के साथ चलता, फॉल्स इमोशन फेक विल गु का इस्तेमाल करके लैंड स्पिरिट को काबू में करता और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का मालिक बन जाता। इसे पूरा करने के लिए उस पहले फॉल्स इमोशन फेक विल गु को काबू में करना था। लेकिन फॉल्स इमोशन फेक विल गु आम ट्रू इनहेरिटेंसेस में से एक था और यूएस में जायंट सुन की विल का एक हिस्सा था। फैंग युआन जैसा मामूली मोर्टल एक इमॉर्टल वेनरेबल की विल को कैसे रिफाइन कर सकता था? सिर्फ गु इमॉर्टल की विल में ऐसी संभावना थी। इसलिए फैंग युआन ने अपनी बातों के जाल में ताई बाई यून शेंग को फंसकर अपना साथी बनाया,
इसके पीछे मकसद था उसकी विल का इस्तेमाल करके फॉल्स इमोशन फेक विल गू को रिफाइन करना। लेकिन जब वो ट्रू यांग बिल्डिंग में वापस आया तो सिचुएशन उसकी उम्मीदों से बिल्कुल बदल चुकी थी। मा होंगयू और चाओ लियान यो को फ्रॉस्ट जेड पीकॉक की मंजूरी मिल गई और वो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के मालिक बन गए। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक की अपने मालिक को पहचानने की शर्त यह थी कि वो एक गू मास्टर कपल होना चाहिए जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हों। मा होंग ये एक रैंक 3 गू मास्टर था, लेकिन चाओ लियान यो अभी भी एक छोटी लड़की थी और उसने अभी तक अपनी कल्टिवेशन शुरू नहीं की थी। लेकिन उस फिर भी एक मालिक के रूप में पहचान लिया गया। इससे पता चलता है कि गू मास्टर की शर्त सिर्फ काबिलियत की बात कर रही थी। जब तक यूएस इंसान में गू मास्टर बनने की संभावना है, उस मंजूरी मिल सकती है। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में चाओ लियान ये एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल थी, यूएस में नेचुरली स्ट्रॉन्ग कल्टिवेशन की काबिलियत थी। ये छोटी डिटेल्स झगड़े के लायक नहीं थीं। फैंग युआन की नज़र में यूज डू चीज़ें करनी थी। पहला काम था फॉल्स इमोशन फेक विल गू पर कब्जा करना। वो ही लूलन के पास था और फैंग युआन ने यह काम ताई बाई यून शेंग को दिया था। दूसरा काम था मा होंगयू और चाओ लियान यो को मारना। जैसे ही वो उन्हें मार देता, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड फिर से बिना मालिक के हो जाती। इन दो कामों को पूरा करने के बाद ताई बाई यून शेंग फैंग युआन को फॉल्स इमोशन फेक विल गू रिफाइन करने में मदद कर सकता था और लैंड स्पिरिट पर कंट्रोल कर सकता था। अगर उसके बाद जायंट सुन की विल वापस भी आ जाती तो फैंग युआन के पास उससे टक्कर लेने की हैसियत होती। लेकिन अभी तक इन दोनों में से कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ था। चैप्टर 619 भारी किस्मत की ताकत। हे लूलैन ने अपना असली ट्रम्प कार्ड दिखा दिया, ये साबित कर दिया कि उसके पास 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक है और वो सेल्फ डेटोनेशन के करीब है। उसकी बैटल स्ट्रेंथ हैरान कर देने वाली थी। वो गू इमॉर्टल ताई बाई यून शेंग को दबाने में कामयाब रहा और अब वो उसका पीछा कर रहा था। ये काफी शॉकिंग था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद ये कोई अजीब बात नहीं थी। अगर उसने ही लूलन को नहीं हराया तो यूज फॉल्स इमोशन फेक विल गू नहीं मिलेगा। बिना फॉल्स इमोशन फेक विल गू के मेन लैंड स्पिरिट को कैसे काबू करूंगा? डैम इट! फैंग युआन ने दांत पीसे। उसका प्लान बर्बाद हो गया था। क्या ये फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन की ताकत है? जिस पाल मैंने हमला करना चाहा, ऐसी दुर्घटना हो गई। फैंग युआन ने मा होंगयू की तरफ देखा, उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। कुछ देर बाद उसके दिल में मारने का इरादा और तेज हो गया। उसने अपनी बाहें क्रॉस की, पेट पर ऊंचा खड़ा रहा और उसके मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ए फ्लैट मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन HMPH। अब जब ही लूलन और ताई बाई यून शेंग लड़ रहे हैं, अगर मैं सच में तुम्हें मारना चाहूं तो तुम मुझे रोकने के लिए क्या कर सकते हो? इस बार फैंग युआन खुद नहीं गया, बल्कि उसने ट्रीमे को मैनिपुलेट किया। सबसे अंदर की लेयर के ट्रीमे ने अपने हथौड़े जैसे मुंह के हवा में ऊंचे उठाए। फैंग युआन के कंट्रोल में उन्होंने एक साथ नीचे वार किया। धाम! एक जोर के धमाके के साथ फ्रॉस्ट जेड पीकॉक दर्द से चिल्लाई और उसका उठा हुआ सर जमीन पर गिर गया। वो डिफेंसिव बैरियर जो उसने अपनी पूरी ताकत से बनाया था, टूट गया। वो सुनहरी धूल में बदल गया और तेजी से हवा में गायब हो गया। आखिरी रुकावट भी हट गई। सबसे पास वाले ट्रीमन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी विशाल बांह फैलाई और तेजी से मा और चाओ को पकड़ने लगा। चाओ लियान यून तेजी से चिल्लाई, जबकि मा होंगयू ने उस अपनी बाहों में ले लिया। उसकी पीठ ट्रीमैन की हथेली की तरफ थी। मर! फैंग युआन बड़बड़ाया, अपने सर के ऊपर तेजी से बढ़ रही काली ताबूत वाली किस्मत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। ट्रीमन की हथेली मा और चाओ के ऊपर मंडरा रही थी। उस बस हल्का सा दबाना था और मा और चाओ कीम में बदल जाते। लेकिन उसी पाल 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में एक जबरदस्त झटका लगा। पूरी जगह हिल रही थी। बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? जल्दी अपनी मौत कबूल कर। एक जोर की आवाज सुनाई दी जो आसमान और धरती को चीर रही थी और फैंग युआन के कानों के पर्दों में हल्का सा दर्द पैदा कर रही थी। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर मा होंगयू ने खुशी से अपना सर उठाया और कहा, ये तो पूर्वज हैं। पूर्वज मारे नहीं, वो वापस आ गए। हे लूलन के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। ताई बाई यून शेंग का चेहरा पीला पड़ गया। अगर जायंट सुन की विल वापस आ गई तो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस की ताकत दिखाएगी। वो एक गू इमॉर्टल को आसानी से फंसा सकती थी। ये कोई मजाक नहीं था। ये कैसे हो सकता है? भले ही मैंने हूँ इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर कुछ वक्त गुजारा, लेकिन 15 मिनट अभी खत्म होने में बहुत देर थी। फैंग युआन की पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गई, वो बहुत हैरान था।
उसने जल्दी से ग्लास ओनर टोकन का इस्तेमाल किया और सिचुएशन चेक की। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बाहर सुनहरी रेत जैसे रोशनी के कानों की परत दर परत थी। वो जायंट सुन की विशाल विल थी। वो अभी भी गुस्से से गुर्रा रहा था, जैसे वो आसमानी आफत और धरती के कहर के हमले का सामना कर रहा था। वो लगातार दबाव डाल रहा था और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। जो जायंट सुन की विल बाहर है वो तो अंदर नहीं आई। तो फिर ये जायंट सुन की विल यहाँ कौन है? ये आई कहाँ से? फैंग युआन बहुत उलझन में था। लेकिन ये जायंट सुन की विल जो अभी अभी आई थी, उस सोचने का वक्त नहीं देना चाहती थी। आसमान और धरती कांप उठे, जो भाग रहे थे, जो ताई बाईयून शेंग की मदद कर रहे थे, जो जगह पर खड़े जो मा होंगयू को फंसा रहे थे, सारे ट्रीमे ने अपनी हरकतें रोक दी, बट की तरह खड़े हो गए। फैंग युआन का चेहरा लाल हो गया, उसके हाथ में ग्लास ओनर टोकन आग की तरह गर्म हो गया था। ओनर टोकन पर दरारें पड़ने लगी थी। बस एक पाल में ग्लास ओनर टोकन टूटने की कागार पर था। डैम इट! फैंग युआन ने दांत पीसे। ये रहस्यमयी जायंट सुन की विल सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स के इंतजामों को तेजी से खत्म कर रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने जो तीसरा इंतजाम किया था, वो बेहद छिपा हुआ था। जायंट सुन की विल के लिए उस ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन अभी फैंग युआन ने यूज पूरी तरह खोल दिया था। उस छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। इस रहस्यमयी जायंट सुन की विल ने यूज आसानी से ढूंढ लिया। एक बार ग्लास ओनर टोकन टूट गया तो तीसरा इंतजाम बेअसर हो जाएगा और बाहर वाली जायंट सुन की विल ट्रू यांग बिल्डिंग में अंदर आने जाने के लिए आजाद हो जाएगी। इस वक्त तक भले ही जायंट सुन की विल 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का इस्तेमाल ना करे, वो अपनी खुद की काबिलियत से फैंग युआन को आसानी से मार सकता था। फैंग युआन पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ। कहीं मुझे स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस्तेमाल करने का रिस्क बहुत ज्यादा है। मैं अभी इस स्टेज पर नहीं हूं। मुझे टिके रहना होगा। मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूं। फैंग युआन गुस्से में गुर्राया। उसने अपनी विल को ग्लास ओनर टोकन में भेजे दिया। धाम! अगले हाइपैल ग्लास ओनर टोकन के जरिए उसकी विल उस जायंट सुन की विल से टकराई जो ना जाने कहां से आ गई थी। फैंग युआन का शरीर कांप उठा। उसने एक मुंह खून थूक दिया क्योंकि उसकी डाली गई विल पूरी तरह मिट गई थी। उसका सर जोर से दर्द कर रहा था, जैसे फटने वाला हो। उसके दिमाग को एक बड़ा झटका लगा, जबकि मो याओ की विल लगातार चिल्ला रही थी। फैंग युआन का शरीर हिला, उस चक्कर आ रहा था और वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। कुछ सांसें रोकने के बाद वो पेड़ की ऊंची डाली से नीचे गिर गया। सरा! हवा चली और तीन सबसे पास के ट्रीमे ने अचानक अपनी बेलों वाले हाथ बढ़ाए और बुरे इरादे से फैंग युआन को पकड़ने लगे। फैंग युआन मुकाबला हार गया था। जायंट सुन की विल ने इस राउंड का कंट्रोल वापस ले लिया था, इसलिए ट्रीमे भी फैंग युआन के दुश्मन बन गए। वो फैंग युआन को मारे बिना चैन नहीं लेंगे। इस अचानक हुई घटना की वजह से माँ और चाओ मौत से बच गए। जीने की चाहत के असर में वो अंधाधुंध यूएस उलझे हुए पेड़ों की जड़ों के बीच भागने लगे। खतरे के पाल में फैंग युआन बड़ी मुश्किल से होश में आ पाया। वो हल्के से चिल्लाया, अपने प्राइमेवल एसेंस को अपने गू वॉर्म्स में डाला, अपनी ताकत जुटाई और उस पर आ रहे बड़े पेट के हाथ पर मुके और लाते मारी। धाम धाम धाम! 3 धमाकेदार आवाजों के बाद मुके टूट गए और फैंग युआन ने हवा में अपना बैलेंस बनाया और जल्दी से जमीन पर उतरा। जायंट सुन की विल से टक्कर लेने का असर अभी भी बाकी था। उसके कान सुनसान हो गए थे और सुनने की शक्ति लगभग पूरी तरह चली गई थी। लेकिन फैंग युआन को कोई अफसोस नहीं था। असल में उसने अपना मुंह खोला और जोर से हंसने लगा। शानदार! विल्स की पहले वाली टक्कर बिल्कुल भी शालीन नहीं थी, लेकिन इसने न सिर्फ फैंग युआन को अपना ग्लास ओनर टोकन बचाने दिया, बल्कि उसने जायंट सुन की विल के बारे में सच का भी पता लगा लिया। ये नई आई हुई रहस्यमयी विल यूटीएनआई ताकतवर नहीं थी जितनी उम्मीद थी। यूज ये भी उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन ऐसा फैसला लेगा। यह विल 3 हिस्सों में बांटी हुई थी। इसका सबसे बड़ा हिस्सा तीसरे इंतजाम से निपट रहा था। एक छोटा हिस्सा इस राउंड के कंट्रोल के लिए लड़ने में बिजी था, जबकि आखिरी हिस्से ने ग्लास ओनर टोकन के जरिए फैंग युआन से मुकाबला जीत लिया था। आखिर में फैंग युआन की डाली गई विल ने जीती हुई जायंट सुन की विल को खत्म कर दिया और तीसरे इंतजाम के साथ मिलकर भले ही उसकी खुद की विल मिट गई, उसने जायंट सुन की विल के यूएस बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक नुकसान पहुंचाया। इस तरह जायंट सुन की विल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा जो इस राउंड को कंट्रोल कर रहा था। जायंट सुन की विल बेहद गुस्से में आ गई। उसने नहीं सोचा था कि यह छोटा सा मोर्टल उसकी विल को सीधे चैलेंज करने की हिम्मत रखेगा। उसने ये भी नहीं सोचा था कि इस मोर्टल ने अपने दिमाग में इतनी सारी विल्स जमा कर रखी होंगी।
ये सब मो याओ की बदौलत था। मो याओ से निपटने के लिए फैंग युआन ने बैकअप के तौर पर अपने दिमाग में बड़ी मात्रा में विल स्टोर कर रखी थी। उसके पास स्पेशल विल, प्ले विल, डेलिब्रेट विल, कीप विल, हार्ट विल और दूसरी कई तरह की विल्स थी। जायंट सुन की विल ने फैंग युआन की सहमता को बहुत कम आंका, और क्योंकि वो सिचुएशन को बचाने के लिए जल्दी में था, फैंग युआन ने यूएस पर उल्टा हमला कर दिया और आखिर में वो गफलत में पकड़ा गया और उस बड़ा नुकसान हुआ। बदमाश, मैं तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जायंट सुन की विल गुस्से से उबल रही थी। उसने ट्रीमे को मैनिपुलेट करके हमला करना जारी रखा। फैंग युआन इधर उधर बचता रहा, अपने जख्मों को भरने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। इन ट्रीमे की खाल और मांस मोटा था, भले ही उनकी डालियां, बाहें और पैर टूट जाएं, वो मरेंगे नहीं। उनकी जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। उनसे सीधे लड़ना अकलमंदी नहीं थी। बचते हुए फैंग युआन के जख्म तेजी से भर रहे थे। उस जल्दी ही एहसास हो गया कि ट्रीमे सिर्फ उस पर ही नहीं, बल्कि ताई बायून शेंग और यहां तक कि मा होंगयो पर भी हमला कर रहे थे। और सही कहूं तो वो मा होंगयो के पास खड़ी चाओ लियान पर हमला कर रहे थे। माँ और चाओ ट्रीमन के पीछा करने पर बचकर भाग रहे थे। वो खतरनाक सिचुएशन में थे। वो पागलों की तरह बिना किसी मंजिल के भाग रहे थे, लेकिन वो असल में फैंग युआन के पास आ गए। प्लीज हमें बचाओ। मा होंगयो ने आखिरकार फैंग युआन को देख लिया और जोर से मदद के लिए चिल्लाया। कितने भोले हो। फैंग युआन शैतानी हंसी हंसा और फौरन उसके पास चला गया। जैसे ही दोनों तरफ की दूरी कम हुई, फैंग युआन जोर से चिल्लाया, जायंट सुन की विल तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। हमारा दुश्मन एक ही है, यहां आओ। संभाल के। भागती हुई चाओ लियानियो ने झिझक और चिंता दिखाई। लेकिन अभी की सिचुएशन ये थी कि सिर्फ फैंग युआन हाई उन्हें बचा सकता था। वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। अगर वो रुके तो वो जरूर ट्रीमे के हाथों मारे जाएंगे। अगर वो फैंग युआन के पास गए तो उनके पास बचने का एक चांस तो था। बचाओ, बिल्कुल हमें उन्हें बचाना है। जल्दी उन्हें बचाओ। उसके दिमाग में मो याओ की विल अचानक चिल्लाई। क्या? फैंग युआन को लगा उसने गलत सुना। मो याओ तेजी से बोली, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? जायंट सुन की विल एक बहुत बड़ी स्पेशल विल है। वो फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन गू की ताकत जानता है। उसका इरादा मा होंगयो से निपटना नहीं है। लेकिन जब वो पहली बार बनी थी, उसके असली शरीर ने उस पर एक नियम लगाया था कि वो जो भी अदरवर्ल्डली डेमन देखेगा उस खत्म कर देगा। वो एक अदरवर्ल्डली डेमन है। ये मत कहना कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर तुम इस चाओ लियान ये को बचा लेते हो तो यह जायंट सुन की विल के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। क्योंकि मा होंगयू और चाओ लियान ये एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, वो जरूर जायंट सुन की विल के दुश्मन बनेंगे। तब तक जायंट सुन की विल से फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन गू की ताकत का इस्तेमाल करके निपट लिया जाएगा। मो याओ की बातें बहुत आकर्षक थीं। एकदम से मा होंगयो के प्रति उसके मन में छिपा हुआ किलिंग इंटेंट कम हो गया। रुको, माँ और चाओ अभी बहुत बड़े खतरे में हैं। वो किसी भी पाल ट्री में द्वारा कुचले या रौंदे जा सकते हैं। अगर मैं अभी सामने आ गया तो क्या मैं उन्हें बचा नहीं रहा हूंगा? फैंग युआन ने अचानक ये सोचा और सुन रह गया। भले हाइमा होंगयून रैंक 3 का था, यूज मारना बहुत मुश्किल था। पहली बार जब फैंग युआन का किलिंग इंटेंट जागा, ही लूलैन ने अपना ट्रम्प कार्ड दिखा दिया। उसने अपना एक्सट्रीम फिजिक आजाद किया और ताई बायून शेंग के पीछे पड़ गया। दूसरी बार जब यूएस में किलिंग इंटेंट आया, जायंट सुन की विल ना जाने कहां से आ गई और फैंग युआन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। और अब उसके कान सुनसान हो रहे थे और उसका दिमाग कम से कम 30% कमजोर हो गया था। भले ही उसने ग्लास ओनर टोकन को बचाया और जायंट सुन की विल को नुकसान पहुंचाया, उसने इस राउंड पर से अपना कंट्रोल खो दिया था। ए फ्लैट। फैंग युआन में किलिंग इंटेंट की तीसरी लहर उठी और इस बार मो याओ ने यूज रोका। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसकी बात में पूरा दम था। यहां तक कि फैंग युआन खुद भी कन्विंस हो गया था। फैंग युआन मा होंगयू को पहले इसलिए मारना चाहता था ताकि वो लैंड स्पिरिट की मालकियत बदल सके। लेकिन अब जब ही लूलैन ने अपनी असली बैटल स्ट्रेंथ दिखा दी थी और फॉल्स इमोशन फेक विलगू को बचा लिया था, तो फैंग युआन के पास वो नहीं था। अन दोनों को मारने का क्या फायदा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तीसरी बार मुझे रोकने वाला असल में मैं खुद हूं? जब उस पर सच्चाई का वार हुआ तो फैंग युआन की बोलती बैंड हो गई। चैप्टर 620 खुद से ही रुक गया। फैंग युआन ने अब सच में फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन गू की ताकत का अनुभव किया। ये एक तरह की लाचारी थी, जैसे किस्मत उसके साथ खेल रही हो, जहां इंसान को समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए, और वो जितना छटपटाएंगे उतना ही निराशा में डूबते जाएंगे।
हालातों से मजबूर होकर और मुसीबत से बचने के लिए ऐसा लग रहा था कि फैंग युआन के पास सिर्फ अपने फायदे को सबसे ज्यादा बढ़ाने का हाई ऑप्शन था। दोनों तरफ की दूरी तेजी से कम हो रही थी। उन्हें बचाए या ना बचाए, मो याओ फैंग युआन के दिमाग में बार बार चिल्ला रही थी, बचाओ, उन्हें बचाओ। दिमाग भी फैंग युआन को बता रहा था कि मा होंगयो को बचाने से वो फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन के साइड में खड़ा हो जाएगा और उसकी ताकत का सहारा लेकर जायंट सुन की विल से निपट सकता है। लेकिन फैंग युआन के दिल में एक आवाज थी। ये आवाज गुर्रा रही थी, चिल्ला रही थी और दहाड़ रही थी, बचाना। क्या मैं हार मानने वाला हूं? क्या मैं अपना सर झुकाऊंगा? मैं यूज एक थप्पड़ में मार सकता हूं। मैं किस चीज से डर रहा हूं? इंडू कचरों से? फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन भी मुझे नहीं रोक सकता। फैंग युआन के कान लगातार सुनसान हो रहे थे, लेकिन यह आवाज और तेज होती जा रही थी, धीरे धीरे हर दूसरी आवाज को दबा रही थी। यूज तेज सर दर्द के झटके महसूस हो रहे थे। इन चॉइसेस के सामने उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसके दिल की वो आवाज और तेज और साफ होती जा रही थी, यहां तक कि उसका दिल कांपने लगा। हर गुर्राहट, हर चीख, हर दहाड़, जैसे फैंग युआन के दिल में गुस्से की आग में एक लकड़ी का गट्ठर फेंक रही हो। जलती हुई आग की लपटें उठी। ये उसके अरमानों की आग थी, उसकी लड़ने की हिम्मत, उसकी ना झुकने वाली जिद्दी रूह जो हमेशा ताकतवर को चैलेंज करती थी। लपटें ऊंची उठी। फैंग युआन की ईर्ष्या खून से लाल हो गई, उसका खून उबलने लगा और बढ़ती लहरों की तरह बहने लगा। आओ, मैं तुम्हें खुद अलविदा कहता हूं, फैंग युआन बोला, उसकी आवाज लोहे पर रेत रगड़ने जैसी खुरदरी थी। उसने वो किया जो वो आमतौर पर नहीं करता, अपने फायदे को इंपॉर्टेंस देने वाले स्टाइल के खिलाफ गया। एक वैशी एक्सप्रेशन और एनी में तेज किलिंग इंटेंट के साथ उसने अपने सामने के विशाल ट्रीमे को टुकड़े टुकड़े कर दिया और अनगिनत मूर्ति और लिपटी हुई बेलों को चीर दिया। वो मा होंगयू और चाओ लियान यून तक पहुंच गया। फिर उसने अपना मुक्का उठाया। इससे पहले कि उसका मुक्का लगता, उसकी भयानक फिस्ट और ठोस हो चुकी थी। वीशी किलिंग इंटेंट ने हवा को भी लगभग जमा दिया था। मा होंगयू की ईर्ष्या फटी की फटी रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग युआन के मन में इतना पक्का मारने का इरादा होगा। वो डर से पीला पड़ गया और घबराहट में वो अनजाने में लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। आउच! चाओ लियान यू ने मा होंगयू का हाथ पकड़ रखा था, इसलिए वो भी जमीन पर गिर गई। इस अनजान घटना ने फैंग युआन को चौंका दिया। बार बार हो रहे हादसों की वजह से वो पहले से ही बहुत चौकन्ना था, लेकिन उस जल्द ही पता चला कि इस छोटे से हादसे ने सिर्फ अन पर हमला करने का वक्त थोड़ा सा बढ़ा दिया था। उसी वक्त डू विशाल ट्री में भी मा होंगयू और चाओ लियान यून तक पहुंच गए। चाहे कोई भी ट्रीमैन होता, यूज इन दोनों को कुचलने के लिए सिर्फ एक पैर की जरूरत थी। लेकिन जायंट सुन की विल सच में मा होंगयू को नुकसान नहीं पहुंचना चाहती थी, और इसलिए सिर्फ बैले भेजे साकी जो मा होंगयू और चाओ लियान की तरफ लपकी, ताकि उन्हें अलग करके फिर चाओ लियान को मार सके। 5 ट्रीमैन अचानक इस पाल जमीन से बाहर निकले और इत्तेफाक से फैंग युआन का रास्ता रोक लिया। इस मजबूत डिफेंस को तोड़ने के लिए फैंग युआन को कम से कम 10 सांस का वक्त लगना था। जायंट सुन की विल अपनी पुरानी चालें फिर से इस्तेमाल कर रही थी। इस वक्त बेहद कमजोर लैंड स्पिरिट पहले ही खेल के मैदान से बाहर हो चुकी थी। फॉल्स इमोशन फेक विलगू सुरक्षित था क्योंकि ही लूलन उसकी रक्षा कर रहा था। मा होंगयू और चाओ लियान यू शायद ब्लेस्ड लैंड के मालिक बन गए थे, लेकिन जब तक चाओ लियान यू को मार नहीं दिया जाता, यह कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इस वक्त फॉल्स इमोशन फेक विलगू का इस्तेमाल करके ही लूलन और मा होंगयू को इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का मालिक बनाकर सिचुएशन को संभालना देर नहीं होगी। इसलिए जायंट सुन की विल फैंग युआन को मा होंगयू को मारने से रोक रही थी। डैम इट! फिर से ये फीलिंग, हमेशा जरूरी जगह और जरूरी वक्त पर। फैंग युआन ने दांत पीसे और अपनी पूरी ताकत लगाकर जबरदस्ती अस डिफेंसिव लाइन को तोड़ दिया। थड थड थड! बादल की गरज जैसी टक्कर एक के बाद एक हुई। फैंग युआन एक आजाद शेर जैसा था, उसके खतरनाक हमले ने सीधे ट्रीमे के डिफेंस को तोड़ दिया। पूरे प्रोसेस में 10 सांसों से भी कम वक्त लगा, लेकिन फैंग युआन को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। फैंग युआन के शरीर पर 3 बड़े जख्म हो गए। एक उसकी छाती से गुजरा, दूसरा उसकी पीठ में घुसा और तीसरे ने उसके पेट में एक बच्चे की मुट्ठी के साइज का खूनी छेद बना दिया। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया था, उसका बाएं पैर अजीब तरह से एक तरफ मुड़ा हुआ था। हा, लेकिन फैंग युआन का कहा मारकर हौसा। वो थोड़ी देर के लिए अपना हाथ और पैर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास अभी भी मूवमेंट गु था, वो अभी भी उड़ सकता था। उसने हवा के जरिए तेजी से मा होंगयू और चाओ लियान यून का पीछा किया। मा होंगयू झुका हुआ था,
चाओ लियान यो को अपने नीचे कास के बचा रहा था। बाहर से बेलें उनके चारों तरफ लिपट रही थी। ये बेलें दोनों को अलग करना चाहती थी बिना मा होंगयो को नुकसान पहुंचाए। मा होंगयो उन बेलों का सामना कर रहा था, लेकिन नेचुरली वो कमजोर था और देखता रहा जैसे उस और चाओ लियान यो को जबरदस्ती अलग किया जा रहा था। उसने अपने होठ काट लिए और गुस्से से भरी ईंट से घूरा, लेकिन वो बेबस था। नहीं, वो खून भरी ऊँह से दहाड़ा। अपने प्रेमी को अपने सामने मरते हुए देखकर वो निराशा और दर्द से भर गया, एक कोने में फेज जानवर जैसा लग रहा था। उस जल्दी बचाओ, अब उस बचाने का सबसे अच्छा टाइम है। जब तक तुम उन्हें बचाओगे, मा होंगयो जरूर तुम्हारा एहसानमंद होगा, तब तुम उसकी किस्मत की ताकत उधार ले सकते हो जो आसमान को टक्कर देती है। जरा सोचो, जायंट सुन की विल मा होंगयो को क्यों नहीं मार रही, वो उसकी लक इस्तेमाल करने के लिए है। मो याओ फिर से चिल्लाई, फैंग युआन को मनाते हुए। तुम सच में बहुत बकवास करती हो। फैंग युआन ने बेरहमी और ठंडेपन से जवाब दिया। कामयाबी उसके सामने थी, लेकिन वो उल्टा शांत हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पहले जैसा वहशी लुक भी नहीं। मर जब मा होंगयो और चाओ लियान यू उसकी रंगे में थे, फैंग युआन ने फौरन एक जानलेवा हमला किया। इस हमले में धरती हिला देने वाली ताकत थी, जिसने अपने सामने की सारी हवा को फाड़ दिया। यह भी मिसाल हिंसा भरी ताकत आसमान की तरफ उठते हुए एक शैतानी ड्रैगन जैसी थी, जो मा होंगयो और चाओ लियान ये पर मंडरा रही थी। नहीं, इस बार जायंट सुन की विल ने एक लाचार और निराश चीख मारी। उसने फौरन आसपास के ट्रीमे को अपने शरीर का इस्तेमाल करके मा होंगयो और चाओ लियान यो को बचाने के लिए आदेश दिया। पेट की बेलें अब दोनों को अलग नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें तेजी से वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जायंट सुन की विल अभी भी निराश महसूस कर रही थी। वो जानता था कि यह सब बेकार होगा। ये हमला फैंग युआन के दबे हुए गुस्से से भरा था, इसे इतनी आसानी से कैसे रोका और टाला जा सकता था। ट्रीमे के तने टुकड़े टुकड़े हो गए। बेलों के पास भी मा होंगयो और चाओ लियान यो को निकालने के लिए काफी वक्त नहीं था। आखिर में वो हमला, जिसमें अभी भी अपनी पीक ऑफेंसिव पावर थी, उन्हें सीधे टुकड़ों में तोड़ने वाला था। भले ही विशाल जंगल में अनगिनत ट्रीमन दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फैंग युआन दृढ़ था। उसने डिफेंसिव लाइन को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जरूरी पाल को पकड़ने में कामयाब रहा। ट्रीमे की हरकत धीमी थी और वो तेजी से मदद पहुंचाने में अच्छे नहीं थे। मा होंगयो का मरना तय था। इस पल सिर्फ फैंग युआन ही नहीं, बल्कि जायंट सुन की विल ने भी यही सोचा। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि मा होंगयो और चाओ लियान यो को भी हमले से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हर वो चीज जो सिचुएशन पर असर डाल सकती थी, वो अपना काम कर चुकी थी। हे लूलैन, टाई बाई यू शेंग, 88 ट्रू यांग बिल्डिंग, जायंट सन्स विल, फ्रॉस्ट जेड पीकॉक, फैंग युआन, मो याओ। इन सभी लोगों या चीजों ने इस पॉइंट तक अपनी सारी ताकत दिखा दी थी। वक्त धीमा होता हुआ सा लगा। फैंग युआन के होठ मुस्कान में मुड़ गए। अब क्या कुछ बचा है जो मा होंगयो को बचा सकता है? लेकिन अगले हाइपैल गडाम, एक जोर की आवाज गूंजी, जिसने बड़े झटके पैदा किए और अनगिनत पेड़ों को चरमराने पर मजबूर कर दिया। चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी की किरणें पूरे राउंड पर छा गई। क्या जायंट सुन की विल ट्रू यांग बिल्डिंग में घुस गई है? फैंग युआन गंभीर हो गया, लेकिन जल्द ही उस पता चला कि ऐसा नहीं था। जायंट सुन की विल अभी भी बिल्डिंग के बाहर मार खा रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने तीसरा तरीका बनाने के लिए अनगिनत सालों तक प्लानिंग की थी, उस हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अगर ऐसा ना होता, तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स फैंग युआन की पिछली जिंदगी में 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को उलट नहीं पाते और जीतकर वापस नहीं लौट पाते। वो विशाल सुनहरी रोशनी का गोला एक उल्का पिंड की तरह बड़ा, और इससे पहले कि आवाज कानों तक पहुंचती, वो जमीन पर आ टकराया, फौरन आसपास के ट्रीमे को बर्बाद कर दिया और मा होंगयो और चाओ लियान यो को अपने अंदर सुरक्षित कर लिया। ये कहीं वो लकपात की सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस तो नहीं? मो याओ इतनी शौक में थी कि वो अनजाने में ही चिल्ला उठी। ये हो क्या रहा है? इस सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस को तो ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में होना चाहिए था। ये अचानक इस राउंड में कैसे आ गिरी और खुद को मा होंगयो के शरीर पर फेंक दिया? मजबूरन फैंग युआन को अपने कदम रोकने पड़े। उसने ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में एक सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस की ताकत का अनुभव पहले ही कर लिया था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो छू सकता था। लेकिन क्यों? मा होंगयो इस रोशनी से ढाका हुआ है, लेकिन उसको छुआ क्यों नहीं? एक पाल के लिए फैंग युआन बेहद निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने मा होंगयो को मारने की अपनी तीसरी कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने एक पाल पहले उम्मीद भी देखी थी, कामयाबी उसके सामने ही थी,
लेकिन आखिर में वो फिर भी फेल हो गया। सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस मा होंगयू के पास क्यों चली गई? नामुमकिन, ये नामुमकिन है। मो याओ ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया जब उसने अपना सर खुजाया, जिससे उसके लंबे बाल बिखरे गए, एक पागल औरत जैसी लग रही थी। ये हैरानी की बात नहीं थी। उसने अनगिनी तकलीफें सहित अपनी पूरी एनर्जी और कोशिश लगा दी थी, लेकिन लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस में सिर्फ एक दरार ही बना पाई थी, जहां से फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन गू भाग गया था। आखिर में उसके पास कैलेमिटी बेकनिंग गू रिफाइन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन यह कैलेमिटी बेकनिंग गू उसके पति बोकिंग की मदद नहीं कर पाया, जिसके कारण वो और बोकिंग दोनों मारे गए। लेकिन इस पैल वो इस लकपाथ सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस को एक रैंक 3 मॉडल पर खुद को फेंकते हुए देख रही थी। भले ही तुम्हारे पास आसमान से टक्कर लेने वाली किस्मत हो, पर क्या यह हद से ज्यादा नहीं हो रहा? वो मैं क्यों नहीं थी? मैंने इतनी मेहनत की, इतनी बड़ी कीमत चुकाई, वो मैं क्यों नहीं थी? ये मामूली मोर्टल ही क्यों, एक बेवकूफ, एक बच्चा। ये ऐसा कंपैरिजन है जिससे इंसान गुस्से से मर जाए। फैंग युआन ने जबरदस्ती खुद को शांत किया और बेकार के जज्बातों को हटाने की कोशिश की, इस घटना पर विचार करते हुए। एक चमकदार इंस्पिरेशन की लहर उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उस पकड़ना बहुत मुश्किल था। मैं समझ गया। अचानक फैंग युआन का शरीर कांपा जब उसने इस इंस्पिरेशन की लहर को पकड़ लिया और इस नामुमकिन लगने वाली घटना को समझ गया। इस सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस ने मा होंगयू को और किसी को नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से अपना मालिक माना। इसकी वजह यह थी कि मा होंगयू पर फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन गू की ताकत थी। फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन गू जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लकपात का असली सार था, लकपात का क्विंटेसेंस क्रिस्टलाइजेशन। सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस के लिए वो लीडर और सम्राट था। लेकिन सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस पहले या बाद में क्यों नहीं आए? उसने ठीक यही पाल क्यों चुना? लकपात सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस तो ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन में थी, वो यहां बिना किसी वजह के कैसे आ सकती है? यह दोनों सवाल असल में एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे, द जायंट सुन की विल। चैप्टर एंड।